चल हम लोग लाइफ प्रोसेस में देखें ना, देखो बॉडी कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है और एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी में होने वाला बहुत सारा एक्टिविटी जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। मतलब लाइफ प्रोसेस वो सारी बेसिक एक्टिविटीज है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि सब लाइफ प्रोसेस में से अगर हम बोल रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस है मतलब जरूरी है और उसमें से एक को हटा दिया जाए तो धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जैसे कि कुछ बेसिक अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक। तो स्टार्टिंग तो अब हमारा यहीं से होगा, ठीक है, न्यूट्रिशन से। तो अगर हम बात करें कि देखो सब का सब अपने आप में बहुत, जितना भी लाइफ प्रोसेस के नाम दिए हैं सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन को हटा दे तो फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो फिर सेल में डाइजेस्टेड फूड नहीं जाएगा, जब डाइजेस्टेड फूड नहीं जाएगा तो ब्रीदिंग होगा तो ऑक्सीजन में सेल से जाने से कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो सेल में तो डाइजेस्टेड फूड नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा, जब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो रेस्पिरेशन किसका होगा। तो हम क्या देख रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाएगा। तो ये सब सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं भी एक में कोनो एबनॉर्मलिटीज आ गया तो देखते देखते सारा सिस्टम क्या हो जाएगा कि एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जितना भी हम प्रोसेस का नाम लिए हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब वो बेसिक एक्टिविटीज है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अगर बारे में डिफरेंशिएट देखें तो पता है कुछ बेसिक कैरेक्टर है जिसके अकॉर्डिंग, कुछ डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों के बीच में क्या करते हैं कि सेट करते हैं कि भाई ये इसमें ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो बच्चा वाला में तो बहुत हद तक पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सांस लेता है, दाहिने बाएं इधर उधर, नॉन लिविंग में वो सब नहीं होता है, तो वो लिविंग लिविंग है, नॉन लिविंग नॉन लिविंग है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑर्गेनिजम्स में अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो गारंटी है कि 100% वो लिविंग है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है उसके अंदर में तो वो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है। वो अब सब में होगा। अगर हम बोले कि इसके अंदर में ये लिविंग है मतलब गारंटी है कि उसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, वो लिविंग नहीं है मतलब उसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो एक दो जैसे कि सेल से बनना, सेलुलरिटी है ना, कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो कॉन्शियसनेस मतलब कम से कम सेल्फ कॉन्शियसनेस तो बोल सकते हैं। अगर कोई आदमी कोमा में पड़ा हुआ है तो ठीक है वो इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियस नहीं है लेकिन उसका बॉडी उसके लिए कॉन्शियस है। तो उसको कुछ लिक्विड ड्रॉप भी पिलाया जाए थ्रू इंजेक्शन, कोमा में है, थ्रू इंजेक्शन कुछ भी दिया जाए तो उसका बॉडी इतना है कि वो चीज जाएगा, डाइजेस्ट होगा, एनर्जी मिलेगा, तो उसके बॉडी उसको सर्वाइव करने के लिए कॉन्शियस रहेगा, ठीक है। तो सराउंडिंग के लिए ना सही लेकिन उसका बॉडी उसके लिए कॉन्शियस जरूर रहेगा। तो सेलुलरिटी हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया और मेटाबॉलिज्म, ये तीन वो फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स लिविंग है। इसके में ये तीन नहीं हो रहा है तो ये ऑर्गेनिजम्स लिविंग नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लाइफ प्रोसेस वो सारा बेसिक एक्टिविटी है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कुछ कुछ नए लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ये बोलो सब सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। चलो अब इतना के हम लोग लगभग लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन इसमें लिखाने वाला काम कम होगा, जब मैक्सिमम ओवरऑल होगा तो कोशिश करा तो समझने के लिए ज्यादा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ना, 1 मिनट 1.5 महीने के आसपास लगा था ये पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए, फिर भी उतना डिटेल नहीं हो पाया था जितना पिछला क्लास में हुआ था, ठीक है। तो इसमें बात वाला पोर्शन ज्यादा होगा, लिखाने वाला कम होगा, समझे सब। न्यूट्रिशन के मतलब किसी भी तरह करके ऑर्गेनिजम्स के अंदर में न्यूट्रिशन जाना क्या
कहलाएगा न्यूट्रिशन। और वो चाहे सॉलिड के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ऑर्गेनिजम्स के अंदर में वो सब्सटेंस जा रहा है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, तो वो प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग न्यूट्रिशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है, सब किसी को पता है। कौन कौन? एगो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ये गो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ से हम लोग देखे लो कि न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होगा, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हो गया हमारा हेटरोट्रॉफिक। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने से बना ले रहा है उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स अपना फूड न्यूट्रिशन के लिए अपने से नहीं बना रहा है, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो रहा है, तो वो टाइप का न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स आते हैं, ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या कुछ बैक्टीरिया जिसमें फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस होता है, तो वो सब किसमें आ जाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स में। और जितने भी एनिमल्स हैं जो कंज्यूमर हैं, और इन्वायरमेंट में पढ़े थे ना, जो भी कंज्यूमर्स है, चाहे हार्बीवोरस हो, कार्निवोरस, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी कंज्यूमर, तो वो सब आ जाएंगे किसमें? हेटरोट्रॉफ्स में। ठीक, एल्गी वल्गी सब बहुत सारे चीज। एल्गी नहीं, एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत सारे नॉन फोटोसिंथेटिक एल्गी भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वो सब आ जाएंगे हेटरोट्रॉफ्स में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखे थे कि दो टाइप्स का होता है, एक फोटोसिंथेसिस करके, एक क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, और दूसरा केमोसिंथेसिस। हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखे थे कि जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड अपने से बनाएगा, वो फोटो मतलब लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में उसके अंदर में केमिकल चेंजेस होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे केमोसिंथेसिस, केमो का मतलब केमिकल्स, केमिकल के प्रेजेंस में। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हालांकि क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या? ये ज्यादातर प्लांट से द्वारा होता है ना, एल्गी उल्गी सब तो प्लांट से में आता है, और बहुत सारा बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। क्या फोटोसिंथेसिस? और देखो इसमें होता क्या है कि प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कहाँ से? अपने लिप्स के अंदर में स्मॉल, बहुत स्मॉल होल्स होता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा का पूर्व को क्या बोलेंगे? स्टोमाटल अपर्चर। उसके दोनों साइड में रहेगा गार्ड सेल, नहीं किडनी शेप्ड दो सेल्स रहता है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, उसके सराउंडिंग में सब्सिडियरी सेल्स, नहीं, तो ये हो गया स्टोमाटा। वो स्टोमाटल अपर्चर से अंदर में एंट्री मारेगा, तो ये लीफ स्टोमाटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, रूट से ऑब्जर्व करेगा किस चीज को? वाटर को, और सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। कब? जब क्लोरोफिल उसके पास हो, तब ये क्या कहते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6, ऑक्सीजन भी बनेगा और H2 भी बनेगा। ये हमारा, ये ही हो गया हमारा क्या? ग्लूकोज। और ये हो गया अल्टीमेट फूड, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स भी। अब ये वो ग्लूकोज को अपने पास यूटिलाइज करेगा रेस्पिरेशन के लिए, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाएगा, ठीक है, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होगा, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में? स्टार्च में, और अपने बॉडी में क्या कर लेगा कि स्टोर कर लेगा, अपने फ्रूट्स में स्टोर करे, रूट में स्टोर करे, जो भी स्टेम में, शुगर कैन के स्टेम में स्टोर होता है, लीफ में स्टोर करे, तो अपने स्टोरिंग पार्ट में ये स्टार्च को स्टोर कर लेगा। स्टार्च कुछ नहीं, ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ग्लूकोज क्या हो गया? सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये स्टार्च को वो अपने बॉडी पार्ट्स में जहां भी स्टोर करना है स्टोर कर लेगा। और फिर कोई कंज्यूमर, हार्बीवोरस या कार्निवोरस, कार्निवोरस तो ना, ओमनीवोरस, वो उस पार्ट को खाएगा, तो स्टार्च को खाया, तो फिर अब उसके अंदर में क्या होगा कि ये स्टार्च डाइजेस्ट होकर फिर से ग्लूकोज बनेगा, और फिर से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर सेल तक जाएगा, और फिर उसका रेस्पिरेशन होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगा। तो इतना, इसीलिए जितना भी कंज्यूमर है एनिमल्स, तो वो उन सब में एक एक्स्ट्रा लाइफ प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। प्लांट में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्यों? क्योंकि प्लांट में तो सीधे सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बन ही रहा है, नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। डाइजेशन में क्या होता है?
कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है, तो इसमें तो ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में है, तो प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहीं से ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग में क्या है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को लेंगे, हम लोगों में एक एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव सिस्टम का होना जरूरी है, जो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में क्या करेगा कि हाँ। तो हालांकि ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, मतलब फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो पूरा इसमें पढ़ना रहता है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। हालांकि डार्क रिएक्शन करने का तो ऐसा नहीं कि डार्क में होगा, डार्क रिएक्शन करने का मतलब है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन एगो हो गया, समझ में आ रहा है ना। और डार्क रिएक्शन जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो पहले डार्क रिएक्शन होगा तो उसमें एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होगा, और डार्क रिएक्शन इस एसिमिलेटरी पावर को यूज करेगा तब जाके क्या करेगा कि ग्लूकोज का प्रिपरेशन करेगा, ठीक। तो ये दोनों के एसिमिलेशन से बनता है ग्लूकोज, और फिर वो ग्लूकोज को यूज करेगा खाने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और जो बच जाएगा उसको अपने बॉडी में क्या करेगा कि स्टोर कर लेगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस चलता है किसी भी फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। बाकी बहुत सारा बात रहता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के ऑब्जर्व तक, वाटर कंटेंट, फोटोसिंथेसिस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नहीं मतलब ओवरऑल सब का सब ये पूरा डिटेल बात है। खैर हम लोग को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, तो अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, ठीक। तो इतना तो पता है कि हेटरोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने से नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड रहेंगे। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये सैप्रोट्रॉफिक है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होता है, एक को बोलते हैं गेस्ट, एक को बोलते हैं होस्ट। तो गेस्ट, अच्छा गेस्ट आया है ना, तो होस्ट वो है जो खाना बनाया है खाने के लिए, और गेस्ट वो है जो आया है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि होस्ट को होगा लॉस, क्योंकि होस्ट खाना बना रहा है किसके लिए, लॉस, बना तो रहा है अपने लिए, अभी जबरदस्ती आगे क्या कर रहा है कि खा ले रहा है, समझ रहे कि नहीं रहा है। गेस्ट को होगा बेनिफिट और होस्ट को होगा लॉस। तो पैरासाइटिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमेशा क्या होगा कि एक आदमी को बेनिफिट होगा, एक आदमी को लॉस होगा। जैसे वो अमर बेल कसकाटा जो प्लांट्स के डिवडर लिप्स पे जाके सड़ जाता है और उसके लिप्स से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है, वैसे हम लोग देखें लोग, हम लोग के अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं। तो पैरासाइट्स भी दो टाइप्स का, एक इक्टोपैरासाइट्स और इंडोपैरासाइट्स नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक इंडोपैरासाइट्स और इक्टोपैरासाइट्स। इक्टोपैरासाइट्स वो जो बॉडी के सरफेस पे रह के न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करे, बॉडी के अंदर में ना जाए, तो कौन सा पैरासाइट्स हो गया, इक्टो। और इंडोपैरासाइट्स वो जो बॉडी के अंदर में रह के क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करे। हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं कैटल्स में, रूमिनेंट्स में, उनके भी क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन में रहते हैं, क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टोमक में, जो उनके सेलुलोज को ब्रेक करते हैं। हम लोगों के किसी भी एनिमल्स के अंदर में सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, समथिंग मिथेनोजेंस है, जो प्रेजेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सेलुलोज को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और तब वहां से क्या करता है कि बाकी वो ऑर्गेनिजम्स, वो रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको फर्दर आगे डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो वो इक्टोपैरासाइट्स, और जो बॉडी के अंदर में रहे वो इंडोपैरासाइट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्ट करके हमारे अंदर चला गया, वो इंडोपैरासाइट्स हो गया। प्रोटोजोआ बहुत सारा है, समझ में आ रहा है ना, वो मलेरिया वाला बहुत सारा। खैर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होगा क्या, वो ऑर्गेनिजम सेप्रो का मतलब होता है डेड, डिके, है ना। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सड़े गले हुए चीज पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएंगे बहुत सारे फंजाई, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं। तो इसमें जहां कहीं कोई भी चीज सड़ रहा है, गल रहा है, गल रहा है, तो क्या करेंगे कि उसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजर को बोलते हैं ना, वो डिकम्पोज करेंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेंगे। ये हो गया सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये इकलौता ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को अपने अंदर में क्या करता है कि इनटेक करता है, सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड फूड को इनटेक करेगा, वो भी लोकोमोट करके, मतलब लोकोमोशन इसमें होता है, लोकोमोट करके
फूड को सर्च करेगा एंड देन वो सॉलिड फूड को अपने अंदर में इनटेक करेगा। तो वो सब करने वाला ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा किसमें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। देखो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो डेटरीवोरस, हालांकि वो किसी मोड में नहीं रखा गया, ना ही पैरासाइटिक में, ना ही सेप्रोट्रॉपिक में, ना ही होलोजोइक में। नहीं, वो गिद्ध चील जो मरे गले हुए चीज को क्या करते हैं कि खाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वो भी डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड कर रहा है, और ये भी क्या है कि डेड और डिकेइंग पे डिपेंड कर रहा है। दोनों में अंतर ये है, हाँ वो होलोजोइक मोड को प्रेफर में आ जाएगा। वो सब खैर, तो उसमें क्या कि वो क्या कर रहा है, एक तो लोकोमोट करके आ रहा है, इसमें लोकोमोशन नहीं हो रहा है, इसमें जहाँ पे कोई चीज डिकम्पोज कर रहा है वो वहीं पे उत्पन्न हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है। तो वो लोकोमोट करके आ रहा है, और सेप्रोट्रॉपिक मोड में लोकोमोशन नहीं हो रहा है। वो सॉलिड फूड को खा रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। वो पहले क्या कर रहा है, उसको सॉलिड प्रोडक्ट को इंटेक किया और तब उसको अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट किया। इसमें क्या होता है कि अभी खाया नहीं, उसको इंटेक नहीं किया है, पहले वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर डालेगा। सेप्रोट्रॉपिक में डिकम्पोजर क्या करते हैं, पहले डाइजेस्टिव एंजाइम से डाल के उसको डिकम्पोज करेगा। तो पहले डाइजेस्टिव एंजाइम से डालेगा, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा और तब उसको क्या करेगा कि खाएगा। तो डेटरीवोरस पहले खाते हैं तब पचाते हैं, ये पहले डाइजेस्ट करेगा और तब वो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने अंदर में क्या करेगा कि इंटेक करेगा। दोनों डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग पे, लेकिन फिर भी दोनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत डिफरेंस है। खैर ये तो जितना भी हम लोग सब का सब कार्निवोरस कार्निवोरस सब किसमें आ जाएंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लोकोमोट करेंगे और इनटेक ऑफ फूड सॉलिड सब्सटेंस का होगा, तो वो सब आ जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। खैर तो ये हमारा कंप्लीटली एक शॉर्ट ब्रीफ हो गया न्यूट्रिशन का। अब हम लोग चलते हैं डाइजेशन पे। ये वो प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल क्या लिए थे उस समय, स्टार्च, ये क्या था, ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा था किसमें, ग्लूकोज में, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। ये डाइजेशन हुआ तभी ना स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड कन्वर्ट हुआ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में। चलो हाँ दे सकते हैं क्या चलो आगे बात समझो। तो अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कुछ ऑर्गेन्स एंड ग्लैंड्स, कोई ऑर्गेन्स और ग्लैंड्स जो एसोसिएट होकर ये वाला काम को करे, माने कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दे किसमें, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। तो वो सबको एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या बोले हम, कुछ पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, कुछ ऑर्गेन्स और ग्लैंड्स। तो कुछ ऑर्गेन्स वो सब को हम लोग वही उसी सबको तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल नहीं। और वो ग्लैंड्स की अगर बारे में बात करें तो ग्लैंड्स के बारे में तो हम लोग देखने करेंगे लोग नहीं। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल में देखना है तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में माउथ, फूड पाइप नहीं होगा ना, फूड पाइप, थर्ड नंबर में जिसको इसोफेगस बोलते हैं, स्टोमक, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, एनस, रेक्टम, एनस, ये सब। ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में लीवर ना, पेनक्रियाज, ये पहले दो बड़का ग्लैंड हो गया। अब अगर एलिमेंट्री कैनाल में बात करें तो उसमें कौन कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड, और प्रेजेंट है स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये वो सारा एसोसिएट स्ट्रक्चर्स हो गया जिनके हेल्प से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब डाइजेशन होता है। तो ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है कि पार्ट है। तो हम लोग शुरू करते हैं माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अपर मोस्ट पोर्शन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउथ। अरे एलिमेंट्री कैनाल वो पैसेज है जिस पैसेज से होते हुए हम जिस चीज का न्यूट्रिशन करते हैं, जो फूड को लेते हैं वो फूड उससे होते हुए जाएगा और बीच बीच में डाइजेस्ट होता जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा कि डाइजेस्टेड पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो डाइजेशन में बेसिकली 5 गो चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट 5। सबसे फर्स्ट वाले को बोलते हैं इंजेशन।
इंजेशन में होता है इंटेक ऑफ फूड, मतलब फूड को लेना, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जिस भी फॉर्म हो, तो फूड को लेना अपने बॉडी के अंदर में क्या कहलाता है, इंजेशन। दूसरा वाला बात क्या होगा, डाइजेशन। अब वो जो फूड को लिए हैं वो केमिकल्स के मदद से, एंजाइम्स वगैरह के मदद से वो कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब डाइजेस्ट होगा। तो ये हो गया डाइजेशन। और देन इसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, जो डाइजेस्ट हो गया है वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाता है किसमें, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में। बाकी सारा है तो वो चला जाएगा ब्लड वेसल्स में, और फैट्स वाला, फैट्स का सॉल्युबल सिंपल सॉल्युबल फॉर्म है तो वो चला जाता है लिम्फ वेसल्स में, लैक्टिल्स में। नहीं तो वो सब चीज एब्जॉर्ब हो गया ब्लड वेसल्स में, तो उसको बोलेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। अब वो चीज ट्रांसपोर्ट होकर चला जाए सेल में, और सेल के साइटोप्लाज्म में एसोसिएट हो जाए, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और सबसे लास्ट पार्ट एसिमिलेशन के बाद जो डाइजेस्ट हो गया है उसका तो एब्जॉर्प्शन होगा, एंड देन एब्जॉर्प्शन होने के बाद सेल के साइटोप्लाज्म में एसोसिएट हो गया, माने एसिमिलेशन हो गया। अब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो क्या हो जाएगा कि बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और उसको बोलते हैं हम लोग इजेशन। तो उसको बोलेंगे हम लोग इजेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 5 स्टेप्स में पूरा का पूरा कंप्लीटली डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं किससे, माउथ से। तो अगर अब माउथ की बात करें तो माउथ में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, नहीं रहता है ना, सैलिवरी ग्लैंड। जो टीथ की बात करें, टीथ वो जगह है जहाँ पे फूड का फिजिकल कन्वर्जन होता है, मतलब फिजिकल वो कॉम्प्लेक्स वो सॉलिड बड़का मतलब बिगर पीस को स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करता है। तो ये टीथ का काम है। तो टीथ में तो बहुत सारी चीज पढ़ना है, जैसे हम लोग में जैसे दांत होता है वो 3 पोर्शन में, दांत जो हम लोग को प्रॉपर्टीज वाइज देखें तो 3 टाइप्स का होता है। एक बोलते हैं कि हम लोग में मैमल्स में दांत बोनी सॉकेट में धंसा हुआ रहता है, बोनी सॉकेट में लॉज धंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहता है, उसको बोलते हैं थेकोडॉन्ट। जो हम लोग के दांत का टाइप है वो कौन टाइप है, थेकोडॉन्ट। मतलब ये बोन का पार्ट नहीं है, ये इसका मतलब हम लोग के स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है, बस सॉकेट बना हुआ है और वो सॉकेट में दांत क्या हुआ है कि धंसा हुआ है। तो हम लोग का दांत थेकोडॉन्ट टाइप है। और दूसरा डाइफ्यूडॉन्ट, मतलब हम लोग में ऐसा नहीं कि दांत एक बार निकल गया तो जिंदगी भर तक रहेगा, पूरे लाइफ में 2 बार आता है, तो उसको बोलते हैं डाइफ्यूडॉन्ट। एगो मिल्क टीथ और एगो परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो 5-6 साल तक रहेगा, और उस टूटने के बाद उसके बाद जो दांत आएगा जो मतलब लाइफ लॉन्ग रहेगा वो हो गया परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ अप्रॉक्स 20 गो होता है, परमानेंट टीथ 32 गो होता है ना। अब तो खैर लास्ट मतलब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो अगर हाँ, अगर ये हो गया डाइफ्यूडॉन्ट, और एक होता है हेट्रोडॉन्ट, मतलब हम लोग का सारा दांत सेम टाइप का नहीं होता है, अलग अलग टाइप का होता है। तो हो गया हेटेरोडॉन्ट। और 4 टाइप का दांत रहेगा, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर। तो इसलिए 4 डिफरेंट टाइप्स का जो 32 दांत है 4 अलग अलग टाइप्स का है, इसलिए हम लोग के दांत का टाइप्स क्या हो गया, हेटेरोडॉन्ट। तो टीथ के टाइप्स की बात करें मैमल्स में तो थेकोडॉन्ट, डाइफ्यूडॉन्ट और हेटेरोडॉन्ट। अब हेटेरोडॉन्ट में भी बात करें तो दांत में ये इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर। तो अगर इसके डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं 2 1 2 3, ये होता है ना, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर। मतलब अगर इसके डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, 3 4 5 6 7 8, 8 चौका 32, मतलब हाफ ऑफ अपर जॉ बाई हाफ ऑफ लोअर जॉ। अब ये अपर जॉ हो गया और ये लोअर जॉ हो गया, ये अपर जॉ का हाफ हो गया और ये लोअर जॉ का हाफ हो गया। तो देखो अगर हम ये चलता है इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर, तो हम बोल रहे हैं कि अपर जॉ के हाथ में 2 दांत है, इंसीजर का 2 है, 2 है। तो अगर 2 इंसीजर यहाँ पे है तो 2 इंसीजर इधर भी होगा, और 2 इधर भी होगा, और 2 इधर भी होगा। समझ में क्या आ रहा है? तो टोटल पूरा मुंह में कई इंसीजर हो गया, 2 2 4 2 6, मतलब हम सिर्फ 4 पोर्शन से सिर्फ 1 पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 गुने 4 मतलब 8 गो। ये एगो है, एगो इधर है तो एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इस तरह से इंटू 4 करो, सब में करो, सबको ऐड करो तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 32। तो एडल्ट में चलता है डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये हो गया हमारा एडल्ट में, ठीक है। अब बच्चा की अगर बात करें, जिसके पास मिल्क टीथ है,
तो अगर बच्चा में बात करें तो बच्चे में 2102 बाई 2102, 2 4 1 5 का 20, बराबर 2 3 2 5 का 20। बच्चा सब में जिसके पास मिल्क टीथ है तो टोटल दांत कितना होता है 20 गो। तो आई देखो ये तो सेम है, सी कैनिन्स ये भी एगो है, हाँ इसमें डिफरेंस है। देखो एडल्ट में प्रीमोलर 2 गो है, 2 चौका 8 गो। बच्चा सब में क्या होता है कि प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं रहता है, 0 है, माने बच्चा सब में प्रीमोलर प्रेजेंट एको गो नहीं रहेगा। और बड़ा आदमी में मोलर का प्रेजेंट है 3 गो, और इसके में मोलर का प्रेजेंट है 2 गो, एगो मोलर क्या है कि कम है। तो 2 गो प्रीमोलर और एगो मोलर, 3 जो का 12 गो दांत नहीं होता है, चलो 32 में से 12 गया कितना हो गया 20। तो बेबी का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 बाई 2102, माने इंसीजर कितना, अगर इंसीजर की बात करें तो इंसीजर 2 चौका 8 गो, कैनिन्स 4 गो, प्रीमोलर 0 और मोलर 2 चौका 8 गो, 8 8 16 4 20। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाएगा बच्चा सब में 20 गो, माने 20 गो मिल्क टीथ होता है। और परमानेंट टीथ का होगा 32 गो। और दांत का काम क्या है, ये इंसीजर कैनिन सब, इंसीजर है तो बाइटिंग करना, कटिंग करना है ना, और कैनिन्स है तो वो भी तो चिड़ना टीयरिंग करना, चिड़ना फाड़ना कैनाइंस। प्रीमोलर मोलर है तो ग्राइंडिंग करना, क्रॉसिंग करना। तो दांत किसी भी फूड को चबाता कैसा है, फूड को चबाने का मतलब फूड को मास्टिकेट करना नहीं, तो चबाने का मतलब क्या करता है, वो बाइटिंग करता है, टीयरिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, क्रॉसिंग करता है। तो इन ऐसे करके दांत क्या करता है कि भोजन को चबाता है मतलब बड़का बड़का पीस से स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करता है। चलो अब दांत के बाद क्या आ गया हमारे पास, टंग मतलब जीभ। तो ये एक सॉफ्ट मस्क्यूलर ऑर्गन है, मतलब मसल्स का बना हुआ है, और टंग के ऊपर टेस्ट बड्स बने हुए रहते हैं, मतलब डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टेस्ट फील होगा। और इसके ऊपर बने हुए हैं टेस्ट बड्स, अच्छा कुछ बहुत सारे इस पे रिसेप्टर्स भी है जो टेस्ट को क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं। और टंग में कौन सा रिसेप्टर्स होता है, पढ़ते हैं हम लोग, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो टंग में कौन सा रिसेप्टर रहेगा, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि टेस्ट को परसीव करते हैं, और ये दिमाग हो जाता है। खैर तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है एगो, जो नेक के बेस में फ्री न्यूलम से अटैच रहता है। नहीं, अब टंग का काम क्या है, टंग का बहुत सारा काम है। सबसे इंपॉर्टेंट कि टंग फूड को मिक्स करता है थ्रू आउट द माउथ, फूड के पार्टिकल्स को हर एक दांत तक लेके जाता है ना। सॉलो करने में, निगलने में क्या करता है कि मदद करता है, सॉलो करने में, डिग्लूटेशन में हेल्प करेगा, सैलिवा से फूड को मिक्सअप करने में हेल्प करेगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं फोनेशन में, मतलब कि कोई भी वर्ड प्रोनाउंसिएशन में भी टंग हेल्प करता है। तो इतना सारा काम है किसका, टंग का। नहीं, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, फूड को सैलिवा से मिक्स करना, हर एक दांत के पास लेके जाना, फूड को मिक्स करना, नहीं तो ये हो गया हमारा किसका, टंग का। टेस्ट को तो डिटेक्ट कर भी करता है, ये सब के अलावा टेस्ट को भी डिटेक्ट करता है, ये सब काम हो गया किसका, टंग का। और टंग के बाद आता है हमारा क्या, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड माउथ में 3 पेयर होता है, तब एक पेयर गाल के तरफ और एक पेयर टंग के नीचे और एक लोअर जॉ में, तो लोअर जॉ में, और एक पेयर सबलिंगुअल टंग के नीचे। तो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है हमारे मुंह में, बकल कैविटी के बाहर, दांत तो जीभ जो कैविटी में, वो कैविटी से बाहर, माउथ में रहेगा लेकिन बकल कैविटी से बाहर। तो ये 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा। और तुम लोगों को पता ही है कि सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या सेक्रेट करना है, सैलिवा। चलो तो सैलिवरी ग्लैंड का काम है सैलिवा को सेक्रेट करना। सैलिवा में क्या क्या रहता है, म्यूकस, सबसे इंपॉर्टेंट सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं। सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, आयंस प्रेजेंट रहेगा, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, नहीं वो वाटर तो प्रेजेंट रहेगा ही, और एक और जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, ये सब चीज भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो बस म्यूकस का काम क्या है, ये फूड के साथ जब अंदर जाएगा कौन, म्यूकस, तो वो क्या करता है कि HCl के क्रूजन से प्रोटेक्ट करता है बाइकार्बोनेट आयन के साथ, बाकी स्लिपरी भी बनाता है। सैलिवरी अमाइलेज का सबसे इंपॉर्टेंट, सैलिवरी अमाइलेज का काम ये है कि जो कुछ भी हम फूड खाते हैं वो 30% स्टार्च को
30% स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। मतलब फूड का बेसिकली केमिकल डाइजेशन मुंह से ही शुरू होता है। जो सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में, ठीक है। आयंस का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन बाइकार्बोनेट आयन ही क्या करता है कि म्यूकस के साथ मिलकर HCl के कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को। वाटर तो सबको पता है, लाइसोजाइम, ये जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है, ये लाइसोजाइम एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक। बहुत सारे जर्म्स जो भी तो खाना के साथ फूड में जाता है वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करता है कि बहुत हद तक किल कर देता है। हालांकि बाकी स्टोमक में HCl के काम से भी बहुत जर्म्स की किलिंग होता है। ये लाइसोजाइम एंटीबायोटिक होता है। तो ये सब वो कंपोनेंट हो गए जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सालिवा में। तो इतना सारा काम होता है कहाँ पे, हमारे माउथ में, ठीक। और माउथ के अगर बारे में बात करते हैं, बाद में माउथ में जो हम लोग फूड खाए हैं तो फूड में मिक्सअप हो गया क्या, सैलिवा, इसका सारा कंपोनेंट, और वो पूरा मिक्स हो के अब ये बन गया बोलस। क्या बन गया, बोलस। इसको बोलते हैं हम लोग बोलस। अब बोलस क्या करेगा कि अब माउथ से चला जाएगा फूड पाइप में। आफ्टर डिग्लूटेशन, निगलने के बाद माउथ से चला जाएगा कहाँ पे, फूड पाइप में। फूड पाइप एक लॉन्ग कैनाल है जिसका काम है कि बस पैसेज को प्रोवाइड करना ताकि फूड माउथ से कहाँ पे आ जाए, स्टोमक में आ जाए। तो ये फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं, ये कैनाल से होते हुए फूड कहाँ पे आ गया, अब हमारा स्टोमक। इतना बात समझ में आ रहा है। देखो बाकी यहाँ पे नेक के पास एक प्रेजेंट होता है फायरिंग्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, फायरिंग्स। ये फायरिंग्स जो होता है वो फूड और एयर का कॉमन चेम्बर है। मतलब अगर फूड पाइप में जाएगा तो फायरिंग से होते हुए भी, और एयर अगर वाइंड पाइप में जाएगा तो वो भी फायरिंग से ही होते हुए। मतलब ये भी इसी पीछे से ही रहता है, जो लंग्स में जाता है। मान लो कि ये कुछ इधर से रहेगा जो लंग्स तक क्या करेगा कि जाता है। तो ये मान लो कि ये फूड पाइप है और ये क्या हो गया कि वाइंड पाइप है। तो यहाँ पे बैठा रहता है इपिग्लोटिस, एक कार्टिलेज है, कार्टिलेजिनियस टिश्यू है जिसको बोलते हैं इपिग्लोटिस। ये इपिग्लोटिस ही गार्ड करता है कि फायरिंग्स में तो आया फूड और एयर दोनों, तो फायरिंग्स से फूड पाइप में जाए, वाइंड पाइप में न जाए, ठीक है। और फायरिंग्स से एयर क्या करेगी, वाइंड पाइप में जाए, मतलब लंग्स में जाए। तो एक तरफ क्लोज करके एक तरफ बंद करके ये इपिग्लोटिस क्या करता है कि फूड और एयर के एंट्री को गार्ड करता है, जो कि प्रेजेंट रहता है फैरिंग्स में, लैरिंग्स के ऊपर, ठीक। अब इसके बाद फूड कहाँ पे आ गया, स्टोमक में। तो अब फूड पाइप से होते हुए फूड कहाँ पे चला गया, स्टोमक में। तो अब अगर स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में ये फूड क्या हुआ कि एंट्री किया। अब ये फूड आ गया स्टोमक में। मतलब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में, टंग के बारे में हो गया था, टीथ के बारे में हो गया था, मतलब माउथ में सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हो गया था। सैलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होगा सैलिवा, तो सैलिवा का क्या क्या फंक्शन होगा अब हम लोग को पढ़ना है। उसके आगे सलाइवा तक हम लोग देख लेते हैं। तो हो ये रहा था कि जो कुछ भी हम लोग फूड लिए थे, ये फूड को टीथ स्मॉलर पीस में कन्वर्ट कर दे रहा था। टंग सैलिवा के साथ फूड को मिक्सअप कर लिया, और जब फूड सैलिवा के साथ मिक्सअप हो गया तो ये बन गया बोलस। ये क्या बन गया, बोलस। और इसको निगल लिए हम लोग। इसको निगलने की प्रोसेस को सॉलोइंग को बोलते हैं डिग्लूटेशन। तो डिग्लूटेशन के बाद फूड अब क्या हुआ कि माउथ से, अभी माउथ में था ना, तो ये माउथ से आ गया फूड पाइप में। इसमें आ गया फूड पाइप में। फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस। तो अब फूड पाइप से आ गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है ना। ये जस्ट एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे फूड माउथ से स्टोमक में पहुंच जाए। तो अब ये बोलस क्या हुआ कि फूड पाइप से होते हुए पहुंच जाएगा स्टोमक में। इसमें आ जाएगा स्टोमक में। वैसे जितना भी फूड पाइप का जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग होता है, वो सब लाइनिंग में म्यूकस लगा रहता है। वो म्यूकस क्या करता है कि मतलब जो सरफेस को स्लिपरी बनाता है ताकि फूड इजीली म्यूकस से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए ट्रेवल होके माउथ से स्टोमक तक आ जाए, ठीक। बाकी पूरे एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, वो जितना भी इनर लाइनिंग ऑफ जो सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, वो रिदमिकली अप एंड डाउन रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। और उसके रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के चलते
फूड को एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है जिससे कि वो इस पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ट्रैवल करता है। तब ट्रैवल करते हुए फूड पाइप से स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर चला जाता है। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही है जो ग्रेविटी के साथ साथ ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के चलते हैं वो एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है जिससे कि फूड नीचे की तरफ जाता है, प्रोसीड करता है, मूव करता है। अब फूड आ गया हमारा कहाँ पे, स्टोमक में। वैसे अगर माउथ से हम फूड पाइप की बात करें तो ये एक बड़ी बात है, हालांकि इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि अगर माउथ से यहाँ पे बीच में प्रेजेंट रहेगा क्या, फेरिंक्स नहीं, फेरिंक्स, फेरिंक्स फूड और एयर का कॉमन चेंबर है। अब यहाँ से ये फेरिंक्स से मतलब दोनों पैसेज निकलता है, वो लंग्स वाला पैसेज भी निकलता है जहाँ से एयर, अभी रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे लोग, एयर चला जाएगा लंग्स में, और ये फूड पाइप वाला भी पैसेज निकलता है, फूड पाइप, जहाँ से फूड चला जाएगा कहाँ पे, स्टोमक में। ठीक, तो अब ये फेरिंक्स फूड और एयर का कॉमन चेंबर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एक कार्टिलेज का फ्लैश इपिग्लोटिस, और ये क्या करता है, गार्ड करता है कि फूड फूड पाइप में जाए और एयर वाइंड पाइप में जाए, इधर उधर न जाए। अगर फूड का पार्टिकल्स गलती से वाइंड पाइप की तरफ जाता है तो हम लोग को तो छींकते हैं, लोग स्नीजिंग होता है, और छींकते हैं लोग जिससे कि ये वापस से इससे बाहर निकल जाता है, मुंह से नाक से होते हुए क्या होता है कि बाहर निकल जाता है ना। खैर, उस समय इपिग्लोटिस अपना काम भूल जाता है, तो हम लोग और कोई कुछ और चीज के बारे में सोचते रहते हैं लोग, उस समय क्या होता है कि इपिग्लोटिस को भूल जाता है कि वो फूड को तो फूड पाइप में भेजना है, तो गलती से पार्टिकल आ जाएगा इधर, और जैसे ही पार्टिकल आ जाएगा वाइंड पाइप के तरफ, एक मतलब एलर्जी क्रिएट होगा, और वो एलर्जी के चलते हम लोग को छींक आएगा, फिर छींकेंगे और फिर इसमें से फूड पार्टिकल्स बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ था, और फिर फूड पाइप से होते हुए कहाँ चला गया, स्टोमक में। अब हम लोग देखते हैं कि स्टोमक में क्या होता है। ओवरऑल अगर हम स्टोमक के बारे में बात करें, 1 2 3, तो स्टोमक में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो स्टोमक तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है, इसको फिर भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। स्टोमक के बारे में बात करें तो स्टोमक में फूड का सबसे पहले फूड स्टोर होता है 4-5 घंटा के लिए, 4 से 5 आवर के लिए, 4 से 5 घंटा के लिए, 6 घंटा के लिए फूड क्या होता है कि यहाँ पे स्टोर होता है। और स्टोर होने के साथ साथ, अब ये तो फूड बन चुका है बोलस, अब ये स्टोर होने के साथ साथ फूड का यहाँ पे केमिकल डाइजेशन भी होता है। अब अगर लाइनिंग ऑफ स्टोमक की बात करें तो जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, तो ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक बहुत सारा चीज को सेक्रेट करता है। अब इसके सेक्रीशन में एक आ जाएगा म्यूकस, म्यूकस, दूसरा आ जाएगा पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, तीसरा बहुत सारा आयन स्वांश तो उसमें प्रेजेंट रहबे करेगा, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसके म्यूकोसा में रहेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रीशन होगा इसका गैस्ट्रिक जूस का। अब यहीं से HCl का भी सेक्रीशन होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो HCl के अगर हम काम की बात करें तो इतना तो पता है कि जो पेप्सिनोजेन ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो ओवरऑल जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है ये इनएक्टिव है, ये अभी पेप्सिनोजेन है तो ये कौन सा फॉर्म में है, ये इनएक्टिव है, मतलब ये अभी कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये HCl क्या करता है, ये HCl पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके पेप्सिनोजेन से क्या बना देगा, पेप्सिन, क्या बना देगा, पेप्सिन। अब ये जब HCl के मदद से ये पेप्सिनोजेन बन गया पेप्सिन, अब ये पेप्सिन इनएक्टिव नहीं है, अब ये क्या हो गया कि एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे HCl का एक फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट हो गया। अब ये पेप्सिन क्या करेगा कि पेप्सिन, जैसे कि हम देखें कि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। ये पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, समझ आ रहा है ना, तो वो सब मतलब पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है। प्रोटीन कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये पार्शियली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में हुआ है। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो प्रोटीन को पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्सिन, पेप्टोन्स में, प्रोटियोसिस में, प्रोटियोसिस, ये सब क्या है, प्रोटीन का पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म है। तो प्रोटीन को पेप्सिन क्या करेगा कि ये सब चीज में तोड़ देगा। तो ये काम किसका है, पेप्सिनोजेन का है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो एक तो काम ये हो गया कि ये क्या किया कि
पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट किया ताकि पेप्सिन प्रोटीन को तोड़े। HCl का एक और काम है कि जर्म्स को किल करता है। ये जर्म्स को क्या करता है कि हाईली एसिडिक चीज है, ये जर्म्स को किल कर सकता है। ठीक है, देखो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होने से अगर ये लाइनिंग के कांटेक्ट में आ गया तो इसको कोरोड कर सकता है, जला सकता है। तो अब HCl के कोरोजन से बचाने के लिए ये म्यूकस क्या रहता है कि ये ऊपर से क्या होता है कि कंप्लीटली इसको घेरे हुए रहता है। ये म्यूकस अलोंग विथ बाइकार्बोनेट आयंस में सोडियम एंड क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन तो रहता ही है। तो म्यूकस बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्या करता है कि स्टोमक के लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है। कौन? म्यूकस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी माउथ में फूड को स्लिपरी या पैसेज में सरफेस को स्लिपरी तो बनाता ही है। आयंस देख लिए। हाँ, अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट रहता है? रेनिन, लाइपेज, आयंस और भी बहुत सारा चीज प्रेजेंट रहता है। तो रेनिन का काम ये है कि रेनिन मिल्क फैट को डाइजेस्ट करता है। हम लोग में नहीं, इसमें इन्फेंट्स में। तो इसका काम ये है कि रेनिन इन्फेंट्स में मिल्क फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज तो ठीक है, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज का काम ये है कि ये लिपिड को, फैट्स को डाइजेस्ट करना। और आयंस का तो बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, बहुत सारा काम है। तो ओवरऑल स्टोमक से सेक्रेट हुआ क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक जूस, आयंस, और ये सब का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे फूड, जो कि जब फूड यहाँ पे आया था तो फूड के फॉर्म में नहीं आया था, किसके फॉर्म में आया था? बोलस के फॉर्म में। अब ये बोलस के साथ क्या यहाँ पे मिक्सअप हो गया? गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो गया, गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो गया, HCl मिक्सअप हो गया, म्यूकस। अब ये सब मिला के अब ये सब को हम एक साथ बोलते हैं काई। क्या बोलेंगे? काई। अब यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में क्या चीज जाएगा? हम लोग को काइन जाने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काइन का क्या होता है। खैर, उससे पहले यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा क्या? लीवर, लीवर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा लीवर। और लीवर का काम ये है कि लीवर क्या करता है? बाइल जूस को सेक्रेट करता है। लीवर सबसे बड़का ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी का सबसे बड़का ग्लैंड है लीवर। लीवर सेक्रेट करता है किस चीज को? बाइल जूस को। तो बाइल जूस सेक्रेट तो लीवर के द्वारा होता है, लेकिन ये जाके स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो बाइल जूस सेक्रेट हुआ लीवर से, जाके स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में। और ये गॉल ब्लैडर से ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्टोमक के बेस में, स्टोमक के बेस में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है पैनक्रियाज। क्या प्रेजेंट रहेगा? पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाज का काम ये है कि पैनक्रियाज सेक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस को। इस चीज को, पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करेगा। और ये पैनक्रिएटिक, वैसे पैनक्रियाज के बारे में बात करें तो ये पैनक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। देखो, हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये हार्मोन को भी सेक्रेट करता है और जूस को भी सेक्रेट करता है। तो डुअल फंक्शन शो करने के लिए पैनक्रियाज हो गया हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये पैनक्रियाज क्या सेक्रेट करेगा? पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस मतलब पैनक्रिएटिक एंजाइम। और ये भी पैनक्रिएटिक एंजाइम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है कि प्रोटियोलाइटिक होता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ता है। जैसे कि आप पैनक्रिएटिक जूस से सेक्रेट होने वाला एंजाइम जैसे कि प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस और क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन नहीं, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, और बाकी वो लाइपेस वगैरह तो रहता ही रहता है, लाइपेस, न्यूक्लियस, माल्टेस। तो ये सब एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो पैनक्रिएटिक जूस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो पैनक्रिएटिक जूस का होता है वो प्रोटियोलाइटिक होता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला होता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस सब। खैर, तो ये भी अपना सेक्रीशन माने पैनक्रिएटिक जूस को यहाँ से लेके सेक्रेट कर देगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया है हमारा? काइम। तो अब काइम पर लीवर से आ रहा है क्या? बाइल, जो कि एक्चुअली में लीवर से बाइल नहीं आ रहा है, ये लीवर से बाइल निकल के गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ है। और ये गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है बाइल। और पैनक्रियाज से क्या आ रहा है? पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस।
तो ये पैनक्रियाज से आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें अभी अभी पहुंचा है क्या, काइम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 गो पार्ट होता है। सबसे अपर वाला पार्ट क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, देन जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम एंड देन सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इलियम। ये मतलब यू शेप्ड है, जो कि अभी स्टोमक से अगर कोई काइम जा रहा है तो स्टोमक से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले ड्यूडेनम वाला पार्ट में जाता है, कम क्वाइल्ड रहता है, और इलियम ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है कि क्वाइलिंग रहता है इसके अंदर में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में आ रहा है काइम, ठीक है। अब ये काइम पे मतलब फूड के ओवरऑल जितना भी पोर्शन है, अब ये काइम पे गैस्ट्रिक जूस एक्ट कर चुका है, तो मतलब अब ये मतलब बोलस पे गैस्ट्रिक जूस एक्ट करके बना दिया है काइम। अब ये काइम पे लीवर से सेक्रेट होके बाइल आ रहा है पैनक्रियाज की तरफ से, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, और इस सब के बाद जब बच जाएगा उस पे काम करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस तो है। इंटेस्टाइनल जूस देखो, बाइल का काम ये है कि बाइल फैट्स को डाइजेस्ट नहीं करता, फैट्स को इमल्सिफाई करता है। तो फैट्स को क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा, कौन, बाइल इमल्सिफाई करेगा। फैट्स को क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा, कौन, बाइल। तो इमल्सिफाई करने का मतलब बड़का पीस से स्मॉल स्मॉल पीस में तोड़ना। तो डाइजेशन का मतलब हुआ कि उसको केमिकली तोड़ना, केमिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। तो बाइल केमिकली फैट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है, ये बस बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करता है। तो ये फैट्स को डाइजेस्ट केमिकली डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये जस्ट क्या करेगा कि इमल्सिफाई करेगा, स्मॉल स्मॉल पीसेस में इसको क्या करेगा कि ब्रेक कर देगा, सिर्फ फैट्स को, बाकी कोई चीज को ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, पैनक्रियाटिक जूस तो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेगा, वो जितने भी कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को तो कर भी करेगा, लिपिड को भी तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ेगा, डीएनए आरएनए को भी तोड़ेगा, वो सबको तोड़ देगा। अब सबको तोड़ने के बाद माने पैनक्रियाटिक जूस जब अपना काम कर लेगा तो पैनक्रियाटिक जूस के इंड प्रोडक्ट पे पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन को भी तोड़ा, लिपिड को भी तोड़ा, फैट्स को भी तोड़ा, समझ में आ रहा है ना, डीएनए आरएनए को भी तोड़ा। तो वो सब को तोड़ने के बाद जो बच गया, मतलब तोड़ने के बाद प्रोडक्ट में जो बना, तोड़ने के बाद तो पैनक्रियाटिक जूस के इंड प्रोडक्ट में अब हमारा काम करेगा कौन, इंटेस्टाइनल जूस। इसमें भी रहता है लिपिड को तोड़ने वाला, फैट्स को तोड़ने वाला, प्रोटीन्स को तोड़ने वाला, ग्लूकोज को सॉरी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करेगा कि एकदम सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, नहीं हम लोग स्टार्च के रूप में खाते हैं लोग, उसको एकदम सिंपल सॉल्युबल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। फ्रुक्टोज भी बनता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी बनता है, गैलेक्टोज भी बनता है, ठीक है, गैलेक्टोज भी बनता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में कौन, इंटेस्टाइनल जूस। और मतलब ये कंप्लीटली प्रोटीन को इस सबको नहीं तोड़ना, मतलब इस सब को टूटने के बाद लास्ट में जो बचा है, इसके एक्ट करने के बाद लास्ट में जो बचा है उस पे इंटेस्टाइनल जूस वर्क करके इन सब फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बच गया फैट्स, फैट्स कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। और डीएनए आरएनए की अगर बात की जाए, डीएनए आरएनए ये वही कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में, फिर तो ये बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला ही है, प्लस फॉस्फेट में, ये सब चीज में ये क्या हुआ कि कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब कन्वर्ट हो गया ये सब में, और ये सब ही है जो डाइजेशन में लास्ट प्रोडक्ट में बनता है। इसको बोलते हैं डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यही वो सिंपल सोल्यूबल फॉर्म है और यही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। मतलब डाइजेशन में अब ये फॉर्म से कन्वर्ट हो गया ये वाला फॉर्म है, अब ये सिंपल सोल्यूबल फॉर्म है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अपर
सरफेस में, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम लोग विलाई। अब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, तो वो अगर इसमें ग्लूकोज मोलिक्यूल्स, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड ये सब प्रेजेंट है, तो ये सब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई से ये सब ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में से विलाई के ब्लड वेसल्स में सिंपल सोल्यूबल फॉर्म का एब्जॉर्ब हो जाना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो बाकी अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा भी कंपोनेंट क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू विलाई एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, बाकी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसमें ही लिम्फ वेसल्स रहता है, और वो लिम्फ वेसल्स को बोलते हैं हम लोग लैक्टिल्स। ठीक है, तो ये जो ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड ये सब है, ये सब ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये सब कौन सा वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है, लिम्फ वेसल्स में, मतलब ये सब लैक्टिल्स में ऑब्जर्व होता है। खैर ये भी तो लास्ट में जाके मेन ब्लड में, मेन वेन में ही मिलना है, तो बाकी धीरे धीरे सब के सब मेन वेन में चला जाएगा, एंड देन फिर सब जाके सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में एसिमिलेट कर जाएगा, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं। अब जो कंपोनेंट डाइजेस्ट हो गया वो तो ये बच गया, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो सबसे पहले ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब इलियम के बाद अब वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सब होने जाने के बाद जो कंपोनेंट ऑफ फूड डाइजेस्ट नहीं किया, वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी हम लोग पढ़ते हैं 3 पार्ट होता है, नहीं, सीकम, कोलन, रेक्टम। नहीं, कोलन में भी असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। नहीं, देखो सीकम जो सबसे पहले का छोटा सा पार्ट जी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन आया, अब इसके बाद जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सीकम। इसमें एक हल्का सा निकला हुआ रहता है एलिवेशन, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स हम लोग का वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो अब इसका कोई यूज नहीं है। तो ये हो गया हमारा अपेंडिक्स, जो कि सीकम का पार्ट है। तो अपेंडिक्स हम लोगों में वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई यूज नहीं है। ये हो गया सीकम। बाकी इसमें जो थिन ट्यूब रहता है उसको बोलते हैं कोलन, और फिर लास्ट में एनस से पहले वाला पार्ट क्या हो जाता है, रेक्टम। तो अब जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चल जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन, रेक्टम से होते हुए एनस, एंड देन फिर एनस से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। इंटेक किए, इनेजेशन, बॉडी से बाहर निकला, उसको बोलेंगे हम लोग इजेशन। तो इस तरह से हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि फूड का डाइजेशन होता है। सिंपल वे में अगर बात करें तो अब इसके बाद हम लोग को देखना है रेस्पिरेशन। देखो होता क्या है कि अब ब्लड वेसल्स में तो ये चला गया एब्जॉर्ब होके, अब जब एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल में चला गया, तो फिर ब्लड के साथ ही कहाँ पे चला गया, सेल में। कहाँ पे गया, सेल में। अब कहीं भी सेल में, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, अब कहीं भी सेल में क्या गया है, मतलब कि ग्लूकोज गया। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो सेल में ये सेल के साइटोप्लाज्म में एसिमिलेट कर जाएगा, तो इसी को ना एसिमिलेशन बोलेंगे। तो सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे लोग कि ब्लड वेसल्स, देखो कैसे ब्लड वेसल से ग्लूकोज आ गया सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसको हम एसिमिलेशन बोल रहे हैं। तो वैसे ही रेस्पिरेशन में एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में आया है ऑक्सीजन, अब वो ब्लड वेसल से वो ऑक्सीजन ट्रेवल होते हुए वो भी आ गया सेल में। ठीक है, तो अब सेल में प्रेजेंट है ग्लूकोज, और सेल में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो अब सेल में प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ग्लूकोज, हालांकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ये ग्लूकोज का पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद तब ये कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब ये ऑक्सीजन भी जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा, और तब यहाँ से क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होता है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा, और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ओवरऑल रेस्पिरेशन का पार्ट, इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट यही है कि किसी सेल में डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज ब्लड वेसल से चला गया सेल के साइटोप्लाज्म में, एसिमिलेशन हुआ तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ग्लूकोज।
और सांस लेने के बाद एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में गया ऑक्सीजन, और वहां से ऑक्सीजन आगे चला गया सेल में। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, हाँ, जो एनएरोब्स है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोगों में भी कभी कभी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो सेल के साइटोप्लाज्म में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, ठीक। लेकिन नॉर्मल केस में माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी किस एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का रिलीज होगा, और यही प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग कंबशन बोलते हैं। कंबशन क्यों? कि कोई भी सबस्ट्रेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और एनर्जी का क्या हो रहा है कि रिलीज हो रहा है। कंबशन में यही होता है ना, इसलिए इंटरनल रेस्पिरेशन ये कंबशन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। देखो, रेस्पिरेशन में ओवरऑल होता यही है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स में फूड ब्रेक करेगा, और फूड जब ब्रेक करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में। अगर एरोबिक बोले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनएरोबिक बोले तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। फूड ब्रेक करेगा तो एनर्जी का क्या होगा कि रिलीज होगा। तो ओवरऑल रेस्पिरेशन में होता यही है। अब बाकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जो ऑक्सीजन को या गैस को एक्सचेंज करने का ऑर्गन है वो अलग अलग है। तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग एक पूरा मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और ऑक्सीजन को लेकर सेल तक पहुंचना और फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। तो ओवरऑल ये हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले किया जाएगा ब्रीदिंग, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर वेंटिलेशन बोलते हैं, वेंटिलेशन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रीदिंग में क्या होगा, हम लोग सांस क्या करते हैं कि लेते हैं। ब्रीदिंग भी दो टाइप में, एगो सांस को लेना और सांस को छोड़ना। तो सांस को लेना मतलब इंस्पायरेशन, इनहेलेशन, सांस को छोड़ना एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। तो हम लोग सांस में तो लेते हैं हवा को, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग की टेरेस्ट्रियल फॉर्म की बात करें तो हम लोग में जैसे कि बर्ड्स में, मैमल्स में, सब जितना भी हम सब में प्रेजेंट है लंग्स। लंग्स से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, मछली उछली हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट ये सब हो गया, तो उस सब में प्रेजेंट है गिल्स, तो वो सब गिल्स से रेस्पिरेशन करेगा। इंसेक्ट्स के पास प्रेजेंट रहता है ट्रैकिया, तो वो सब ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करेगा। अर्थवर्म में रहता है मोस्ट क्यूटिकल, तो क्यूटिकल वो मोस्ट स्किन, तो वो अपने क्यूटिकल से क्या करता है कि गैस का एक्सचेंज करता है, गैस से रेस्पिरेशन करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग होता है। सब ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेम नहीं होता है, हाँ, लेकिन काम सब में सेम होता है। वहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ब्रेक करेगा, एनर्जी क्या होगा कि रिलीज होगा, और वो एनर्जी को वो यूज करेगा अपने फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए। फिजिकल मतलब जो फिजिकली हम लोग कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब हम लोग के ऑर्गन्स जो सब वर्क कर रहा है ना, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन जो वर्क कर रहा है वो हो गया फिजियोलॉजिकल। इंटरनल जो कुछ भी होता है, तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वर्क करने के लिए वो एनर्जी को हम लोग ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन में। तो अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो सीधे रेस्पिरेशन में ओवरऑल छोटा छोटा बात तो बता दिए हैं। तो हम लोगों में, मैमल्स में, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। क्या है? लंग्स। तो हम लोग लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। अगर एक ओवरऑल पैसेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले शुरू होता है नॉस्ट्रिल से, नोज ओपनिंग। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेसल चेंबर, पैसेज, और नेसल चेंबर के बाद सीधे आते हैं फेरिंग्स पे, फेरिंग्स, अब लैरिंग्स, फेसबॉक्स, ट्रैकिया, नहीं, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे ट्रैकिया राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई के ब्रांचिंग, अब हो गया, फिर उसमें से वो निकला, फिर उसमें से वो निकला, तो इसका ब्रांचिंग मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी, ये सब ब्रोंकाई मतलब ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकाई के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे लास्ट को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स एकदम पतला जो सीधे जाके एल्वेलाई से मिलता है, तो ब्रोंकियोल्स, और तब सबसे लास्ट में जाएगा हमारा एल्वेलाई।
तो ये सारा पैसेज से होते हुए एयर पास करता है एल्वलाई तक, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो नॉस्ट्रिल, नेसल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई और कुछ इनिशियल ब्रोंकियोल्स भी। तो ये सब जितना भी पोर्शन हम बोले, ये सब जितना भी पोर्शन है, ये सब पोर्शन आता है लंग्स के कंडक्टिंग पार्ट में। कंडक्टिंग पार्ट मतलब ये वो पार्ट है जिससे कि एयर होते हुए क्या होता है कि एल्वोलाई तक आता है, ठीक। और समथिंग एल्वोलाई के साथ जितने भी डक्ट्स होते हैं, माने एल्वोलाई भी, एल्वोलाई प्लस एल्वोलर कैपिलरीज, ये सब बनाते हैं हमारा एक्सचेंज पार्ट। ये कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग साइट है, और ये हमारा हो गया एक्सचेंज पार्ट या एक्सचेंज साइट। ये वो चीज है जहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब का एक्सचेंज होता है। तो एल्वोलाई और एल्वोलर कैपिलरी। अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स ब्रोंकाई से शुरू करो एल्वोलाई तक, ठीक है। ये सब पार्ट हो गया हमारा किस चीज का, लंग्स का। जो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये ब्रोंकाई का ब्रांचिंग, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, ये सब पोर्शन हो गया हमारा लंग्स का। देखो होता क्या है, ये कंडक्टिंग पार्ट है, तो कंडक्टिंग पार्ट से एयर आएगा। तो सबसे पहले होता ये है कि नोस्ट्रिल में, नेसल चेंबर, ये सब में, तो ये जितना भी है कि कंडक्टिंग पार्ट में जब एयर आता है तो होता क्या क्या है, सबसे पहले क्या काम कि एयर्स में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं वो सब म्यूकस में सट जाते हैं। नेसल चेंबर्स में, ट्रकिया में, वो सब म्यूकस में क्या होगा कि सट जाएंगे। दूसरी बात होगा कि ह्यूमिडिफिकेशन, एयर में मॉइस्चर का एडिशन होना, तो एयर का ह्यूमिडिफिकेशन होगा। और तीसरी नंबर बात सबसे इंपॉर्टेंट कि एयर लंग्स में आते आते बॉडी टेम्परेचर इतना हो जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर में एयर बॉडी टेम्परेचर तक ब्रिंग डाउन हो जाता है। अगर एयर बाहर में इन्वायरमेंट में अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो ठंडा होकर बॉडी टेम्परेचर तक आ जाएगा, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो कम होके बॉडी टेम्परेचर तक आ जाएगा, कम है तो बढ़ के बॉडी टेम्परेचर तक आ जाएगा लंग्स में। तो ये कंडक्टिंग पार्ट का काम ये है, कंडक्टिंग पार्ट का काम ये है कि एयर को बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आता है, लंग्स में एंट्री मारते मारते एयर को, ठीक। और ये एक्सचेंज पार्ट तो समझ में आता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होता है कि एक्सचेंज होता है। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रैकिया से, ये ट्रैकिया में जिस पर टिकर है, ब्रोंकाई, इनिशियली ब्रोंकियल, ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई और समथिंग, ये पूरा नहीं, मतलब पूरा का पूरा ब्रोंकियल्स है, लास्ट तक नहीं, लेकिन समथिंग इनिशियल ब्रोंकियल्स, शुरू वाला। तो ये जितना भी पोर्शन है, ये सब पोर्शन में इनकम्प्लीट कार्टिलेज का रिंग सपोर्ट करता है, चारों ओर से थोड़ा गैप है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज का रिंग क्या करता है कि सपोर्टेड होता है। ये सब सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनियस इनकम्प्लीट, फोटो में देखना, इनकम्प्लीट रिंग। एक कार्टिलेजिनियस इनकम्प्लीट रिंग के द्वारा क्या होता है कि सबको सपोर्ट मिलता है। किस चीज में होता है, रेस्पिरेशन में, लंग्स में, ठीक। फोटो में देखना, टाइम कम है तो नहीं आदमी प्रॉपर्ली ज्यादा टाइम लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो बना सकता है, नहीं रेस्पिरेशन का बना सकता है ना, बहुत ज्यादा टाइम खींचेगा। तो अभी बस हम नाम लिखे काम चला रहे हैं। तो वो सब क्या होता है कि ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग से सपोर्टेड होता है। अब अगर इस एक्सचेंज साइट की बात करें तो मान लो कि ये एल्वोलाई क्या है, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि लंग्स में प्रेजेंट रहता है। तो ये मान लो कि ये एल्वोलाई है और ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे तो आया है पूरा का पूरा एयर, ठीक। जहाँ पे ये एयर में सब गैस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, डस्ट पार्टिकल सबका सब है। तो होता ये है कि एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स है, मान लो कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स है, कोई दूसरा यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होके ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे कोई ब्लड, अगर सेल से ब्लड वेसल्स आ रहा है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके इसमें आ जाएगा। तो पहले हम सांस लिए, ब्रीदिंग में ये, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, सांस लेना या सांस छोड़ना, ये होता है। तो ब्रीदिंग में दो काम होगा, ये एक्सहेल
और दूसरा इनहेल। तो इनहेल में क्या होगा, हम लोग गैस को अपने अंदर में भरते हैं और एक्सहेल में हम लोग गैस को अपने बॉडी से बाहर क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं। तो ये दोनों का इनहेलेशन भी और एक्सहेलेशन भी प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि लंग्स के अंदर में एयर का प्रेशर कितना है। जब हम लोग को सांस लेना है, जब सांस हम लोग को लेना है तो एक्सटर्नल प्रेशर के बजाय लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा। जब लंग्स में एयर का प्रेशर कम रहेगा तो बाहर से एयर क्या होगा कि, और ये बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, जब सांस छोड़ना रहता है तो एक्सटर्नल प्रेशर के बजाय लंग्स में एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, सांस क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा। तो वो सब चीज है। हाँ, सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है। जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें कम ही सही एनर्जी लगता है। सांस लेना एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का खपत होता है। सांस छोड़ना एक्टिव प्रोसेस नहीं है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है। ठीक, तो अब देखो, तो हम लोग सांस लिए लोग, तो यहाँ पे आया एयर और एयर डिफ्यूज होकर कहाँ पे चला गया, ब्लड वेसल्स में, स्पेशली आर्टरीज में। ये एयर आ गया हमारा आर्टरीज में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया ये। अब ठीक, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ तक जाएगा, सेल तक जाएगा। ठीक, अब सेल में प्रेजेंट है ग्लूकोज, फोटो बनाया था ना उधर, तो सेल में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज। अब ये ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज से क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनेगा, फोटोसिंथेसिस का उल्टा वाला। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ गया, मान लो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी तो निकल ही रहा है, एनर्जी तो निकलेगा ही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज हो रहा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल से वापस आ जाएगा, सेल से वापस आ जाएगा क्या, ये ऑक्सीजन गया है सेल तक, एक कार्बन डाइऑक्साइड सेल से आ जाएगा ब्लड वेसल्स में, और फिर ये यहाँ से आ गया अल्वेलाई में, और ये बॉडी से बाहर क्या होगा कि निकल जाएगा। तो ओवरऑल ये प्रोसेस चलता है किस चीज में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें ब्लड में प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, ये फेरस कंटेनिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाके कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाके सेल तक छोड़ता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल रेस्पिरेशन में हम लोग को यही पढ़ना था। ये समरी है, डिटेल में तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग पढ़े हुए हैं लोग ना, लाइफ प्रेशर को 1-1.5 महीने के आसपास लग गया था, तो डिटेल में गजब का एक्सप्लेनेशन है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन कोशिश करेंगे कि दो टॉपिक है तो हो जाएगा।